खबरें तफसील से। श्रीनगर के छानापुरा में मिलिटेंटों ने हिफाजती दस्ते पर ग्रेनेड हमला किया। इस हमले में एक सीआरपीएफ जवान और एक खातून शहरी जख्मी हुई है। एक सीनियर पुलिस अफसर के मुताबिक सीआरपीएफ की 29 बटालियन की नाका पार्टी पर मिलिटेंटों ने ग्रेनेड फेंका था। हमले में 2 अफराद को मामूली चोटें भी आई हैं। हमले के फौरन बाद ही पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया और तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। दूसरी जानिब बारामूला बनिहाल रेल खिदमात को आज एक बार फिर मुअत्तल किया गया। इंतजामिया के मुताबिक जुमे के पेश नजर एहतियाती तौर पर रेल खिदमात को मुअत्तल किया गया। वाज़ेह है कि हुर्रियत रहनुमा सईद अली शाह गिलानी की वफात के बाद रेल खिदमात 5 रोज तक बंद रही थी। आज एक बार फिर रेल खिदमात मुअत्तल होने से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इंतजामिया के मुताबिक फिलहाल ये मामूली आज के लिए है। आज शाम को सूरत हाल वाज़ा होने के बाद कल के रोज रेल खिदमत बहाल होंगी या नहीं, इसका फैसला अभी तय नहीं हुआ। मगरबी बंगाल के भवानीपुर असेंबली हलके में ममता के मुकाबिल बीजेपी ने प्रियंका ट्रिब्यूनल को उम्मीदवार बनाया है। ट्रिब्यूनल वकील हैं और इंतखाबात के बाद हुए तशद्दुद के खिलाफ अर्जी गुजार हैं। भवानीपुर में ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने हिकमत अमली को हतमी रूप दे रही है। मगरबी बंगाल में भवानीपुर असेंबली हलके के साथ साथ जंगीपुर और शमशेरगंज में 30 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी ने अपने स्टार कैंपेनिस्ट के फहरिस्त भी जारी कर दिए हैं, जिसमें शहनाज हुसैन, बाबुल सुप्रियो और स्मृति ईरानी भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में आइंदा साल होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में पार्टियां जुटी हुई हैं। हिकमत अमली मुरत्तब की जा रही है। बीएसपी ने इस बार किसी बाहुबली या माफिया को टिकट न देने का ऐलान किया है। मुख्तार अंसारी को पार्टी के किनारे कर दिया गया है। मऊ असेंबली सीट से मुख्तार अंसारी की जगह अब बीएसपी के रियासती सदर भीम राजभर उम्मीदवार होंगे। इकबाल सिंह लालपुर ने कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया है। इस मौके पर वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद थे। उन्होंने इकबाल सिंह को चेयरमैन बनाए जाने पर मुबारकबादी पेश की। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर यकीन रखती है। सभी फिरकों को बाइख्तियार बनाने के लिए मरकजी हुकूमत कोशा है। मोदी जी ने आने के बाद समाज के सभी वर्गों के एम्पावरमेंट के लिए जो बड़े से बड़े और कड़े से कड़े फैसले किए, उसका इम्पैक्ट और उसका असर साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। समाज के सभी वर्गों को समान उनका सशक्तिकरण हो, एम्पावरमेंट हो, डेवलपमेंट विद डिग्निटी, एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट। इस संकल्प के साथ मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार है वो काम कर रही है और हर समाज का व्यक्ति अपने आप को महफूज महसूस करे, सुरक्षित महसूस करे और इस देश के विकास का बराबर का हिस्सेदार, भागीदार बने। ये हमारी सरकार का भी यही संकल्प है, प्रधानमंत्री जी का भी यही संकल्प है और इस संकल्प को मजबूती देने के लिए इकबाल सिंह जी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास भी है और यकीन भी है। मैं एक बार फिर से इकबाल सिंह साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आपने अलग अलग जिम्मेदारियां अलग अलग समय पे निभाई हैं। आपको जो ये जिम्मेदारी दी गई है, मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत ही मुस्तैदी और बहुत ही मजबूती के साथ इसको निभाएंगे। इकबाल सिंह लालपुरा से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने खुसूसी बातचीत की और उनसे तरजीहात जानने की कोशिश की। इकबाल सिंह लालपुरी ने कहा कि वो अपनी मजलूमों को इंसाफ दिलाना उनकी तरजीहात में शामिल है। इकबाल सिंह ने आज नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का जो चेयरमैन बने हैं उसका पदभार संभाला है। हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। कितनी बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं, क्योंकि जिस तरह का देश में माहौल है उसके बीच ये जिम्मेदारी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। जिसने दी है वही पूरी करेगा।
जिसने ताकत दी है, भगवान पे विश्वास है, तो जो हम तो ये जानते हैं, नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे, है जी। जो नियमों को ऊंचा करता है वो उनके कार्य भी आप रास करता है, और जो अगर भगवान चाहता है कि मेरे द्वारा इंसाफ मिलना है, हाँ जी, और मैं उनका सूत्र बनना चाहता हूँ, तो मैं उस भगवान अल्लाह का जो है तो उसका शुक्रगुजार हूँ। सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ भारत सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, नड्डा साहब का और होम मिनिस्टर साहब का, जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ। कुछ देर पहले जब प्रोग्राम हो रहा था तो आपकी एक किताब भी लगी मुस्लिम्स को लेकर के, और दूसरी किताबें भी आई। आपने प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया, लेकिन साथ ही साथ ये जिक्र भी किया कहीं ना कहीं पंजाब के साथ जो है नाइंसाफी होती रही। वो मेरा कहने की नहीं बात, मैं तो इतिहास कह रहा हूँ कि लेकिन ये जो पुराना इतिहास है उसको बंद किया जाए, और उसके लिए हम एक नया जो है इतिहास, जो पुराना हमारा संबंध है आपस में, वो चलना चाहिए, मिलके चलना चाहिए, तभी विकास होगा। अगर शांति होगी, अगर शांति नहीं होगी तो विकास कैसे होगा? उसके लिए जो भी जिम्मेवार आदमी है जो बेइंसाफ़ी करता है उसको हटना चाहिए पीछे। और मैं तो जाबर के साथ नहीं, मजलूम के साथ हूँ। जिसके साथ ज्यादती हो रही है मैं उसका साथी हूँ, उसके लिए खड़ा हूँगा। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से हम देखें मौजूदा राजनीति को अगर देखें तो कई तरह के सवाल, चाहे जय श्री राम के नारे हो, मुस्लिम सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं इस देश में, तो उनको साथ लेकर चलना और राजनीति के साथ समंजस बनाना ये कितना इम्पोर्टेंट रहेगा? देखो, हाँ, मैंने पहले भी कहा है कि हम सब तो एक हैं, मानस की जात सब है, एक क्या पहचान वो। अगर हम है ही एक हैं तो फिर हमें एक होके काम करना चाहिए। हमारा डीएनए एक है, हम यहीं पैदा हुए हैं। किसी का नाम इकबाल सिंह है, किसी का नाम मुख्तार अब्बास नकवी है, और किसी का रामलाल है, किसी का कुछ है। बेसिकली तो हम वी आर ऑल इंडियन, वी आर प्राउड इंडियन, और हमें सबको इकट्ठे होकर अपना अपने धर्म की पालना करनी चाहिए। ये नहीं कि मैं दूसरे के धर्म में इंटरफियरेंस हो, और अपने धर्म की पालना करते हुए समाज को आगे बढ़ाना चाहिए, देश को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये थे इकबाल सिंह जिन्होंने अपना प्राथमिकताएं बताई हैं। सबको साथ लेकर चलेंगे। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुल्क में गणेश चतुर्थी की धूम है। पूजा पंडालों में भगवान गणेश की मूर्ति की तनसीब की गई है। पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। इधर मुंबई के लालबाग राजा पंडाल के अतराफ इंतजामिया के जरिए रुकावटें खड़ी कर दी गई है। लालबाग बाजार में दुकानों को खोलने की इजाजत इंतजामिया ने दे दी है। दुकान को मालिक और एक काम करने वाला ही मौजूद रह सकता है। इस एरिया में 3 टियर बंदोबस्त लगाया गया है। इस बार मुख्य दर्शन और प्रत्यक्ष दर्शन दोनों बंद है, और यहाँ जो 144 के तहत हमने दुकान बंद किए थे, 1+1 हर एक दुकान में लोग रहेंगे, और उसके बावजूद कोई गिराई यहाँ नहीं आएगा। तो यहाँ भीड़ होने की संभावना शून्य है अभी जो सोल्यूशन निकला है उसके तहत, और शांति से, और यहाँ विदाउट एनी क्राउड बंदोबस्त। यूपी के रामपुर में वाक़ मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। 173 हेक्टेयर जमीन को अपने कब्जे में लिया। जब वीसी ने दस्तखत नहीं किया तो टीम ने नोटिस चेस्पा कर दिया। वाज़ेह हो कि जौहर ट्रस्ट ने एडीएम के इस हुक्म के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट पिटीशन दायर की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने जौहर ट्रस्ट की दरख्वास्त खारिज कर दी थी। दरख्वास्त खारिज होने के बाद आज रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी के मुतसिल जमीन पर कब्जे के लिए टीम पहुंची थी। अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपने आदेश में 70 हेक्टेयर जमीन को राज्य सरकार में नियुक्त किया गया था, जिसकी अपील हाईकोर्ट में की गई थी। हाईकोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद एक कब्जा और दखल के लिए आए थे, तो वीसी साहब ने कहा कि विषादा हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है, तो अब ये जो है 2 गाँवों के समक्ष जो है दखल की कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी, जो नियम। अब बात करते हैं किसानों के एहतिजाज के हवाले से। करनाल में जिले सेक्रेटरीट के बाहर किसानों का एहतिजाज मुजाहरा चौथे रोज भी जारी है। पुलिस फोर्स भी जिले सेक्रेटरीट के बाहर तैनात है। वाज़ेह हो कि कल
संयुक्त किसान मोर्चे के लीडरों और हरियाणा की तमाम किसान तंजीमों की एक अहम मीटिंग करनाल में है। इस मीटिंग में सख्त फैसला लिया जा सकता है, जबकि किसान रहनुमा ये भी कहते हैं कि हमने इंतजामिया को अल्टीमेटम दिया था। कल करनाल में होने वाली मीटिंग में हरियाणा की किसान तंजीम मुत्तहिद किसान मोर्चे की सामने अपना नुक्ते नजर रख सकती है। अगर हुकूमत और इंतजामिया ने हमारी बात न सुनी तो हमें ये धरना अगले दर्जे तक ले जाना है। तो कल हमारी जो मीटिंग होगी उसमें ठोस निर्णय लिए जाएंगे अगली कार्रवाई के लिए। किसान चुप नहीं बैठेगा और सभी किसानों में रोष है तो निर्णय कठोर होगा और आर पार की लड़ाई भी लड़ सकते हैं। कल को तो जैसे ये अल्टीमेटम दे रखा है संयुक्त मोर्चे ने, तो कल को सारे हमारे जो बड़े लीडर हैं संयुक्त मोर्चे वाले आएंगे, तो लड़ाई तो हमारी आर पार की है। हमने कोई अलग किस्म की गतिविधि नहीं करनी, क्योंकि जब हमारी बात बंद हुई उससे पहले एक बार किसान नेताओं की मीटिंग हुई थी, उससे में हमने तय कर लिया था कि 9 तारीख और 10 तारीख को तक 2 दिन तक हम सरकार को समय देते हैं। इस संबंध में जिला प्रशासन से आप पहले ही बातचीत कर चुके हैं और वो अपना इस मामले में जो भी उनका नजरिया वो पेश कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता मुझे अलग से कोई और इस पर टिप्पणी देने की आवश्यकता है। लगातार पुलिस कर्मचारियों के बीच में आप जा रही हैं, उनमें जोश भरने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 24-24 घंटे पुलिस कर्मचारी भी काम कर रहे हैं, महिला पुलिस कर्मचारियों की टुकड़ियां भी लगाई हुई हैं। हाँ देखिए, ऐसा है कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए हमें जितना लगा फोर्स की जरूरत है हमने लगा रखी है। देखिए, प्रशासन ने पहले भी बातचीत की थी और अल्टीमेटली इसका जो मामले का समाधान है वो बातचीत के जरिए ही निकलना है। तो उस संबंध में भी प्रशासन अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है, लेकिन हमारी जो पुलिस का जो दायित्व है वो भी पुलिस अपना लगातार निर्वहन कर रही है। जितने भी हमारे करनाल वासी हैं, मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि किसी प्रकार से पैनिक ना हो, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को कोई किसी प्रकार का कोई डाउट हो या कोई परेशानी हो तो हमारे पुलिस कंट्रोल रूम पर संपर्क कर सकता है या डायल 112 पे भी कॉल कर सकता है। अब बात करते हैं एमपी की, जहां 7 नुकाती मुतालबात को लेकर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। वहीं हुकूमत ने जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के खिलाफ सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। कॉलेज इंतजामिया ने जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के 22 डॉक्टरों को नोटिस जारी करते हुए उन्हें 24 घंटे के अंदर हॉस्टल खाली करने का अहकाम भी जारी किया है। इंतजामिया ने 24 घंटे के अंदर नोट्स पर अमल नहीं करने पर एस्मा के तहत FIR दर्ज करके कार्रवाई करने का भी अहकाम जारी किया है। इसी के साथ वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। अब बात करते हैं कानपुर की, जहां सीसा मऊ के समाजवादी पार्टी के रुकने असेंबली इरफान सोलनी ने 2 दिन कबल यूपी असेंबली में नमाज के लिए कमरा मुख्तस करने की मांग की थी। इस पर कांग्रेस के सीनियर लीडर हाजी वसीम का कहना है कि ये रुकने असेंबली इरफान की नौटंकी है, मजहबी जज्बात भड़काकर वो पब्लिसिटी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सोलंकी 3 बार रुकने असेंबली रहे, लेकिन इस दौरान उन्हें कभी नमाज के लिए जगह की जरूरत नहीं पड़ी। अखिलेश हुकूमत में भी इरफान रुकने असेंबली थे, उस वक्त उन्हें नमाज क्यों नहीं याद आई? कानपुर के सीसा मऊ विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने ये मांग की कि विधानसभा में नमाज के लिए एक कमरा दिया जाए। उसके बाद कांग्रेसी वरिष्ठ नेता हाजी वसीक ने ये मांग की है। आइए उनसे क्या मांग की है और किस तरह का इल्ज़ाम लगाया है, क्या कहा है। वसीक साहब, आपका क्या कहना है जिस तरह से इरफान जी ने मांग की कि विधानसभा में एक कमरा दिया जाए नमाज पढ़ने के लिए, इस पर आप क्या मानते हैं इसको? ये सीधी नौटंकी है और सीसामऊ विधानसभा और कानपुर की भोली भाली जनता को गुमराह करने की बात है, क्योंकि लखनऊ की विधानसभा में विधानसभा के चारों ओर मस्जिद है। इवन की गेट नंबर 9-10 के लगी हुई मस्जिद, जिसका पूरा हिस्सा विधानसभा के अंदर आता है, कि उसका आम पब्लिक और आम जनमानस के लिए उसका दरवाज़ा बाहर से खुलता है, जिसमें विधायक मंत्री सभी नमाज पढ़ते हैं। और 9-10 नंबर गेट के सामने भी एक मस्जिद जो गवर्नर हाउस की दीवार से लगी है, और गवर्नर हाउस का गेट नंबर 5 भी वहीं पे खुलता है। 2 बड़ी बड़ी मस्जिद इस तरफ हैं। बाकी एक मस्जिद न्यू एनेक्सी जो बनी है बापू भवन के सामने, हज हाउस, पुराने हज हाउस के बगल में एक मस्जिद बनी हुई है, जो गेट नंबर 5 विधानसभा का और गेट नंबर
साथ उसकी विधानसभा का मेन गेट भी वहीं खुलता है। ये तो जनता। कानपुर के सीसामऊ से रुकने असेंबली इरफान सोलंकी के भाई ने भी एक रेस्टोरेंट में जमकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पैसों की लेन देन को लेकर कुछ बहस हुई, इसके बाद नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। हालांकि रेस्टोरेंट मालिक की जानिब से इस सिलसिले में पुलिस में मामला दर्ज नहीं कराया गया। इरफान सोलंकी के भाई का इस तरह का मामला आए दिन सामने आता रहता है। दिल्ली मीरठ एक्सप्रेसवे का सफर जितना सुहाना है उतना ही खतरनाक भी है। इस हाईवे पर कई दर्दनाक हादसे पेश आ चुके हैं। जनवरी से लेकर अब तक 65 हादसे इस एक्सप्रेसवे पर पेश आ चुके हैं, जिसमें कई जानें भी जा चुकी हैं। इन हादसों की असल वजह एक्सप्रेसवे पर रॉन्ग साइड से आने वाली तेज रफ्तार गाड़ियां भी है। अभी हाल में एक ट्रक ने 2 बहनों को टक्कर मार दी। हालांकि इस पर 2 पहिया और ऑटो पर पाबंदी है, पर उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। ये जो एक्सप्रेस हाईवे है इसलिए बना हुआ है कि इस पे 4 व्हीलर गाड़ियां ज़्यादा चलती है, इससे एक्सीडेंट होता है, किसी के टायर फट जाती है, बाइक वाले गिर पड़ते हैं, चोट लग जाते हैं, इसलिए इस पे अलाउ नहीं है। क्या क्या अलाउ नहीं है इस पे? इस पे सर बुग्गी अलाउ नहीं है, बाइक अलाउ नहीं है, ट्रैक्टर अलाउ नहीं है, 3 व्हीलर अलाउ नहीं है। देखिए अभी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है, इसकी वजह से बहुत से ऐसे लोगों की समस्या आ रही है। कहीं कहीं जो रोड बहुत अच्छा बन गया, लोगों ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दिया है, फिर आगे कट है या फिर यू टर्न है या कहीं भी काम हो रहा है हाईवे पर, इसकी वजह से एक्सीडेंट बढ़े हैं। 1 जनवरी 2021 अब बात करते हैं मालेगांव की, जहां शहर के सभी रास्तों की हालत अब खस्ता हो चुकी है। शहर की अहम शहराओं जैसे शहीद अब्दुल मजीद रोड, जूना आगरा रोड खस्ता हाल हो चुकी है। इन सड़कों पर रोजाना हजारों गाड़ियां दौड़ती है। इस रास्ते की खस्ता हाली पर अवामी पार्टी के सदर रिजवान बैटरी वाले ने रास्ते पर मौजूद गड्ढे के कीचड़ में तैर कर एहतिजाज किया। तकरीबन 1 घंटे तक एहतिजाज करने के बाद रास्ते की मरम्मत करने के लिए उन्होंने राहगीरों से चंदा भी मांगा और कहा 450 करोड़ रुपए का बजट रखने वाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया शहर के रास्ते दुरुस्त नहीं कर सकती है, इसलिए इस चंदे की जरूरत है। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर का कहना है कि इन रास्तों को मरम्मत जल्द की जाएगी। मालेगांव शहर की मजलूम परेशान आवाम की दिलों की धड़कन है कि कोई हमारी सड़कें बना दे। सर 20 साल हो गया जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये नूरबाग गेट बनाने के लिए न जाने कितना लाख रुपये लगाए हुए, लेकिन सर मालेगांव शहर में सिटी इंजीनियर है, कभी उन्होंने इस गटर का लेआउट सही ढंग से नहीं निकाला कि मालेगांव। पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी का इंतकाल हो गया। देर रात लुधियाना में मौलाना उस्मान रहमानी ने आखिरी सांस ली। मौलाना उस्मान लुधियानवी की नमाज जिनाजा फील्डगंज चौक जामिया मस्जिद के बाहर आज रात 8:30 बजे अदा की जाएगी। वाज़ेह हो कि मौलाना कई दिनों से बीमार थे। शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी के इंतकाल से उनका खानदान और मुस्लिम मुआशरा गमजदा है। पंजाब के काबीना के वजीर भारत भूषण आशो, MLA सरिंदर, MLA राकेश पांडे और दीगर उनके इंतकाल पर दुख का इजहार कर रहे हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।
क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फोन पर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू हो गया है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक भी किया गया है। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आदाब।